हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनहेरिटेंस क्लासेस। आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर सॉल्यूशन है ये हमारे डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है ना। डेली लाइफ में हम डे टू डे लाइफ में हम सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, बट कभी भी हमने ज्यादा उन पे ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन जो चैप्टर है हमारा ये डेली लाइफ से रिलेटेड है, और सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने के बाद आप इतनी सारी बातें समझ जाओगे सॉल्यूशन के बारे में कि बाद में अगर आप किसी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हो, ठीक है ना, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब किसी सॉल्यूशन को आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट आप वहां पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना। सॉल्यूशंस की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है जो इस चैप्टर में हमें बताई जाएंगी। ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर सॉल्यूशन है ये काफी लेंथी चैप्टर है। ठीक है ना। मतलब एवरेज चैप्टर है, डिफिकल्टी लेवल पे अगर देखें थोड़ा सा लेंथी होता है, तो बहुत ध्यान से धीरे धीरे आपको समझना है सारी चीजों को। ठीक है ना। और सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशंस हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो हम सॉल्यूशंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैसे सॉल्यूशंस होंगे? बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है ना। कैसे सॉल्यूशंस होंगे वो? बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, दैट इज एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट। ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है ना। और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है ना। चलो, तो बाइनरी सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में हम जितने भी सॉल्यूशंस हम डिस्कस करने वाले हैं दे आर ऑल बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है। तो सॉल्यूशंस को समझने से पहले हम मिक्सचर समझते हैं। ठीक है ना। मिक्सचर क्या होते हैं? तो देखो, जब भी हम दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है। ठीक है। तो दो कंपोनेंट के मिक्स करने का जो रिजल्ट मिलता है हमें दैट इज मिक्सचर। एंड जो मिक्सचर होता है वो दो टाइप का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, heterogeneous mixture or homogeneous mixture. It can be either of heterogeneous mixture or homogeneous mixture. तो जो heterogeneous mixture होता है उसको हम true solution नहीं बोलते, not a true solution. ठीक है। क्यों नहीं बोलते? तो जो heterogeneous mixture है उसका एग्जांपल देखते हैं हम। हमने क्या किया? चॉक को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, चॉक डिसॉल्व इन वाटर, या फिर हम सैंड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चॉक या फिर सैंड को हम पानी में जब डिसॉल्व करते हैं तो जब हम उसे डिसॉल्व कर रहे हैं, जब तक हम उसे डिसॉल्व कर रहे हैं तब तक तो वो मिक्सचर की तरह बिहेव कर रहा है, बट जैसे ही हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना, उसे रेस्ट करने देंगे, तो जो हमारा कंपोनेंट्स है यानी सैंड और वाटर जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। सैंड और वाटर जो है वो अलग अलग हो जाएगा, तो जो मिक्सचर था हमारा वो मिक्सचर नहीं रहेगा। ठीक है ना। ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा? होमोजेनियस मिक्सचर पे। ठीक है ना। बिकॉज होमोजेनियस मिक्सचर रिप्रेजेंट्स ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये क्या होता है कि जो हमारा मिक्सचर है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर एक जैसा है। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं पानी के अंदर चीनी या फिर सॉल्ट, ठीक है ना, चीनी या फिर नमक डिसॉल्व करके छोड़ दूं, अच्छे से डिसॉल्व कर दिया फिर छोड़ दूं, तो क्या कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि चीनी और पानी अलग अलग हो जाए या फिर नमक और पानी अलग अलग हो जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो टाइम के साथ अब वो दो कंपोनेंट आपस में सेपरेट नहीं हो सकते। क्लियर? तो इसीलिए ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स रिप्रेजेंट ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है ना। और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ट्रू सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर की बात करने वाले हैं। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं या फिर जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट दिस मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट या फिर रिमेन्स यूनिफॉर्म। ठीक है ना। तो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है ना। क्या मतलब है इसका? जैसे कि मैंने क्या बनाया, ये पानी के अंदर क्या किया? चीनी को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है ना। 2 चम्मच चीनी मैंने मान लो डिसॉल्व कर दिया और अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, मतलब पूरी की पूरी चीनी अब क्या हो गई है? डिसॉल्व हो गई है पानी के अंदर। ठीक है। अब क्या किया मैंने? पानी को, अगर मैं जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर है मेरे पास, अब उसके ऊपर वाला जो मैं पानी, टॉप पे जो वाटर है, अगर मैं उसको सिप करता हूँ, पीता हूँ,
तो मुझे एक मीठा टेस्ट आएगा, ठीक है ना, जितना भी आए पर एक मीठा टेस्ट आएगा। अब आधा ग्लास जब खत्म हो गया, अब मैं सिप करता हूँ दोबारा से, ठीक है ना, तो भी मुझे मीठा टेस्ट आएगा। और फिर और ज्यादा पानी खत्म हो गया, बॉटम पे वाटर बचा हुआ है, उसको भी मैं सिप करता हूँ, तो पूरा पानी मैंने पी लिया। तो जब मैंने ऊपर वाला टॉप वाला पानी पिया, मिडिल वाला जो वाटर था वो पिया, सॉल्यूशन बेसिकली, और जो बॉटम वाला है वो मैंने पिया, तो मुझे टेस्ट जो है ना वो सेम लगेगा, सेम लगना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि चीनी, बस एक इंपॉर्टेंट ध्यान है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको चीनी को अच्छे से डिसॉल्व कर देना है, ऐसा नहीं है बॉटम पे चीनी बचनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम इस वाटर को चाहे टॉप से या मिडिल से या बॉटम से सिप करेंगे, पिएंगे, तो जो टेस्ट है इस सॉल्यूशन का, जो टेस्ट है वो एक जैसा आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ऊपर कम मीठा होगा या ज्यादा मीठा होगा, या नीचे ज्यादा मीठा या कम मीठा होगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं जो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज है रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है ना। वो अलग अलग, ऐसा नहीं है टॉप मिडिल या फिर बॉटम पे अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे, थ्रू आउट द सॉल्यूशन पूरा बिहेवियर कैसा होगा, यूनिफॉर्म बिहेवियर होगा। अब अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है, तो ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है ना। और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रू सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, ठीक है ना। सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशंस में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो, और वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो सॉल्यूशन होता है ना, उसके अंदर सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पानी है, पानी के अंदर मैंने नमक भी डिसॉल्व किया, चीनी भी डिसॉल्व किया। अब चीनी और नमक दोनों ही रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्यूट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो दो हो गए, बट सॉल्वेंट क्या है, पानी, वो एक ही है, ठीक है ना। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एक ही हो सकता है, ठीक है ना। एक ही कंपोनेंट सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर सकता है, ओनली वन कंपोनेंट कैन बिहेव एज अ सॉल्वेंट, एंड सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। बट ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो सॉल्यूट है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, और सॉल्वेंट हमेशा कैसा होता है, एक ही होता है, ठीक है ना, किसी भी सॉल्यूशन में। बट इस चैप्टर में जो हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो कैसे सॉल्यूशंस हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे सॉल्यूट भी हमेशा एक ही होगा हमारा, ठीक है ना। एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा, और इससे क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। तो किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट है और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो सॉल्यूट डिसाइड करने, कैसे डिसाइड करेंगे हम सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट वो वाला कंपोनेंट होता है किसी सॉल्यूशन का जो लेसर इन अमाउंट होता है, ठीक है ना। एंड सॉल्वेंट वो वाला कंपोनेंट होता है किसी सॉल्यूशन का जो हायर इन अमाउंट होता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूट कौन सा कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट व्हिच इज लेसर इन अमाउंट, एंड सॉल्वेंट कौन होता है, कंपोनेंट व्हिच इज हायर इन अमाउंट, ठीक है। या फिर हम इस डेफिनेशन के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। ये डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है, ये डेफिनेशन कह रही है कि द कंपोनेंट व्हिच इज बीइंग डिसॉल्व्ड, मतलब जिस कंपोनेंट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सॉल्यूट कहलाता है, और जिस में डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है ना। द कंपोनेंट व्हिच इज बीइंग डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड इन व्हिच इट इज बीइंग डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होंगे, यानी सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है, वो कंपोनेंट जो लेसर इन अमाउंट होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, वो कंपोनेंट जो हायर इन अमाउंट होता है। या फिर दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं, वो कंपोनेंट जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अभी हमें पता लग गया कि सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना होता है, ठीक है ना। अब हमारे पास ना जो सॉल्यूशन होता है उसकी कुछ फिजिकल स्टेट होती है। सॉल्यूशन कैन बी ऑफ गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो सकती है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जो फिजिकल स्टेट होती है सॉल्यूशन की वो डिसाइड कौन करता है, ठीक है ना, सॉल्यूट डिसाइड करता है या फिर सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो आप बहुत कॉमन सी बात है,
ठीक है, डिसाइडेड बाय। जो फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की वो कौन डिसाइड करेगा, जो ज्यादा अमाउंट में होगा, और आप सभी को पता है ज्यादा अमाउंट में कौन होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट। ठीक है, ऑलवेज। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जो भी स्टेट होगी, अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी गैसेस बनेगा। ठीक है ना, अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी क्या हो जाएगी, लिक्विड। और अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो फिजिकल स्टेट जो सॉल्यूशन की होगी दैट विल बी सॉलिड। ठीक है, इस बेस पे हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास तीन टाइप के हो जाएंगे। कौन कौन से, एक गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन एंड देन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है ना, और अगेन ये गैसियस सॉल्यूशन है। क्यों गैसियस सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो कैसा रहा होगा, गैस। लिक्विड सॉल्यूशन क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, लिक्विड। और ये सॉलिड सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, सॉलिड होगा। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, वही गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इस गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और इसके कुछ एग्जांपल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, मतलब सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या है और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, और उसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है ना, तो इस टेबल को ध्यान से समझे। देखो ये जो सॉल्यूशन है हमारा, ये कैसा सॉल्यूशन है, इट इज गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन क्यों गैसियस है, क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की वो गैसियस है। क्यों, क्योंकि फिजिकल स्टेट जो होती है सॉल्यूशन की वो कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट। तो अगर ये गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैस होगी। तो अगर ये हमारा सॉल्यूशन गैसियस है तो सॉल्वेंट विल बी इन गैस फेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट है हमेशा कैसा रहेगा, गैस रहेगा। बट जो सॉल्यूट है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है कि अगर हमारा गैसियस सॉल्यूशन है तो गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट फिक्स हो गई है, वो हमेशा क्या रहेगा, कैसा, गैस रहेगा। बट सॉल्यूट कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, तो गैस इन गैस का एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ठीक है ना, एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब एयर में मिलता है, एयर में नाइट्रोजन है तो एयर के साथ क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस जैसे कि जो कैंपर होता है, कपूर, कपूर को अगर हम खुला छोड़ दें तो वो एयर में डिसॉल्व हो जाएगा। एयर मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसमें, तो नाइट्रोजन के साथ वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गए तीन एग्जांपल्स हमारे गैसियस सॉल्यूशन के। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, कैसी है, लिक्विड। तो अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है तो कंफर्म है कि सॉल्वेंट की स्टेट क्या रहेगी, लिक्विड रहेगी। ठीक है ना, तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट फिक्स हो गई बिकॉज हमारा सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड है। क्लियर, जो सॉल्यूट है हमारा, इट कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है ना, जो हमारा सॉल्यूट है वो गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है। बट क्योंकि हमारा सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट कंफर्म हो गई है। ठीक है ना, चलो तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल। ठीक है ना, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना, एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं ना, उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। लिक्विड, लिक्विड इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है ना, इथेनॉल मतलब वही जो लोग कंज्यूम करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है ना, इथेनॉल दारू जिसे हिंदी में बोल देते हैं हम, तो इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल तो जैसे अभी हमने बहुत सारे लिए थे, जैसे कि सॉल्ट को डिसॉल्व कर ले किसमें, पानी के अंदर, शुगर को डिसॉल्व कर ले पानी के अंदर, या फिर ग्लूकोज को डिसॉल्व कर ले पानी के अंदर। ठीक है ना, सॉलिड सॉल्यूशन, अब हमारा क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय द सॉल्वेंट, और अगर ये सॉलिड है तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड, ये फिक्स हो गया। ठीक है ना, अब अगेन सॉल्यूट कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाता है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस
इन पैलेडियम। पैलेडियम यहाँ पे सॉलिड होता है और हाइड्रोजन कैसा होता है, गैस स्टेट में होता है, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ठीक है ना। सोडियम हमारा सॉलिड फॉर्म में है और मरकरी तो लिक्विड है। तो जब भी हम किसी मेटल को मरकरी के साथ मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एनी मेटल विद मरकरी इज कॉल्ड अमलगम। तो ये बन गया सोडियम अमलगम, ठीक है, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। और सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ठीक है, गोल्ड के अंदर कॉपर की मिक्सिंग करी जाती है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है ना, तो कॉपर प्लस गोल्ड, ठीक है। या फिर जितने भी एलॉयज होते हैं हमारे, है ना, एलॉयज होते हैं हमारे पास, वो सारे एग्जांपल किसके हैं, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के, ठीक है। जैसे कि एलॉयज क्या हो गया हमारे पास, एलॉयज ब्रॉन्ज मेटल होता है ना, और क्या होता है हमारे पास, जर्मन सिल्वर होता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास एलॉय व्हील्स जो होते हैं, जो हमारे व्हील्स के एलॉय बनते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, बेसिकली सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। चल, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करता है सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट डिसाइड करता है, क्योंकि वो हायर इन अमाउंट होता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 हो गए। और सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट। तो जिस फेज में हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो अगर जैसे कि गैसेस फेज में है तो सॉल्वेंट की फेज तो कंफर्म हो जाती है, वो क्या है, गैस। जैसे यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट की फेज कंफर्म हो गई है कि वो लिक्विड होगी। और अगर हमारा सॉल्यूशन सॉलिड है तो उसकी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कंफर्म हो गई है, क्या है वो, सॉलिड, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स आप एक बार देख सकते हैं और इसे लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हमने सारी बातें क्लियर कर ली, ठीक है ना। तो ये था हमारा ऑल अबाउट सॉल्यूशन के सॉल्यूशन हमारे जो मिक्सचर होते हैं वो हमारे होमोजेनियस हेटेरोजेनियस होते हैं। हम यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर को डिस्कस कर रहे हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं और सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट हम किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन है वो कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। क्यों करता है सॉल्वेंट डिसाइड, बिकॉज सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है, तो जो ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है वही हमारी फिजिकल स्टेट भी डिसाइड करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है, जो उनका अमाउंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो एक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो दूसरे सॉल्यूशन से अलग होती है, और किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है ना। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। लेट करो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के हमारे पास, इस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, और ये सॉल्यूशन कैसा है, बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब इसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की मुझसे कोई भी पूछेगा इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि मैं किसी में भी इसकी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारी हेडिंग है एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर, ठीक है। मतलब ये सारी कंसंट्रेशंस यही होती हैं, ठीक है। इतनी ही कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने का तरीके होते हैं, ये सारे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारे ही तरीके इस्तेमाल होते हैं किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला एक्सप्रेशन जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज मास परसेंटेज, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज W/W, ठीक है ना। तो मास परसेंटेज को हम W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा सेकंड जो एक्सप्रेशन है दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम V/V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। थर्ड जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब मास को हम यहाँ पे ना W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास को हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा W बाय वॉल्यूम, तो नीचे V आ जाएगा, ठीक है ना। तो W/V से रिप्रेजेंट करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को। फोर्थ जो हमारा एक्सप्रेशन होता है दैट इज ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ जो होता है हमारा दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है काय, इसकी स्पेलिंग है CHI, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर लो इसको, ठीक है, काय बोलते हैं, ठीक है।
ग्रीक लेटर है ये, वैसे तो कुछ ऐसे बनाते हैं हम इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट इज मोलैरिटी, कैपिटल एम, ठीक है ना। मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद जो एक्सप्रेशन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मोलैलिटी, ठीक है ना। ये मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। देन इतने जो ये जो शुरू के हमारे ये वाले जो कंसंट्रेशंस है, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो इतने जो एक्सप्रेशंस है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के हैं, बट दो और हमारे तरीके होते हैं जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, और वो क्या है हमारा नॉर्मैलिटी एंड फॉर्मैलिटी, ठीक है ना। नॉर्मैलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मैलिटी को कैपिटल एफ से। तो इतने सारे तरीके हैं जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जितने भी तरीके होते हैं वो सारे देख लिए, ठीक है ना। तो अब एक एक करके सबको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी हेडिंग है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, और वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं मास परसेंटेज, ठीक है ना। मास परसेंटेज का सिंबल क्या था, W/W, ठीक है। तो लेट करो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट A एंड B, ठीक है ना। इसका कुछ मास होगा और इसका भी कुछ मास होगा, ठीक है ना। इन दोनों ही कंपोनेंट्स को आपस में हमने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। अब इस सॉल्यूशन के अंदर A कंपोनेंट का कितना मास परसेंटेज है, ठीक है ना। टोटल सॉल्यूशन में A का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, और इसी तरह से टोटल सॉल्यूशन में B का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है मास की फॉर्म में, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज, ठीक है। तो अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट A निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी कंपोनेंट का हमें मास निकालना है उसका मास न्यूमरेटर में, ठीक है ना, मास ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का टोटल मास, यानी मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, ठीक है ना। ये आएगा डिनोमिनेटर में एंड इनटू 100, ठीक है। तो अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ A निकालना है तो मास परसेंटेज ऑफ A निकालने के लिए A का मास परसेंटेज निकालना है, तो A का मास के ऊपर आएगा, ठीक है ना, और सॉल्यूशन का जो टोटल मास है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से हमें मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट B निकालना है तो B का मास ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। तो सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ये मास परसेंटेज निकालने का। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हमें क्वेश्चन में लिखा होता है तो उसे हम समझेंगे कैसे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय 5% W/W NaCl aqueous solution, ठीक है ना। तो देखो व्हाट डू यू मीन बाय 5% W/W, ठीक है ना। कई बार यहाँ पे सिंबल लिखा होगा W/W, या फिर W/W ना लिखकर वो बोल देगा 5% बाय मास, ठीक है ना। और क्या लिख सकता है वो यहाँ पे 5% बाय मास NaCl aqueous solution, ठीक है ना। आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, 5% W/W भी लिख सकता है वो, या फिर वो लिख सकता है 5% बाय मास NaCl aqueous solution, ठीक है। दोनों ही केसेस में हम समझ जाएंगे वो मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में गिवन होती है, तो अगर हमें इसका मतलब समझ में आता है तो हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो इसका क्या मतलब है, it means that 5 gram of NaCl, ठीक है ना, it means that 5 gram of NaCl is present in 95 gram of water, ठीक है ना। तो जो टोटल सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का बनेगा, ठीक है, ये फिक्स है। जो टोटल सॉल्यूशन है दैट विल बी ऑफ 100 ग्राम, जिसमें से 5 ग्राम तो NaCl हो गया, तो 100 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 95। तो 95 ग्राम क्या हो गया, वाटर हो गया। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन तो पूरा कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का है। तो 5 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या तो ऐसे बोल लो आप, या फिर बोल लो 95 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है 5 ग्राम NaCl, ठीक है ना। तो इस इंफॉर्मेशन से, ये जो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है, इससे ये समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है, बट इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, यानी इसको समझ लेना, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ना देके वो इस फॉर्म में गिवन होता है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना।
वॉल्यूम परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, V बाय V, ठीक है ना। तो वॉल्यूम परसेंटेज के लिए V बाय V यूज करते हैं हम यहाँ पे। और सिमिलरली हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट A एंड B, और अगर हमें A कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट A, तो जिसका हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है उसके वॉल्यूम को न्यूमरेटर में रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, वॉल्यूम A एंड वॉल्यूम B, तो वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। सिमिलरली अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ हमें कंपोनेंट B निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट B डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। तो जिस भी कंपोनेंट का हमें मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जिस भी कंपोनेंट का हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है उसका वॉल्यूम ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो फॉर्मूले दोनों मिलते जुलते हैं, ये मास की फॉर्म में है और ये वॉल्यूम की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो अगेन ये जो फॉर्मूला है ये तो बहुत इजी है, बट ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, इसको दोबारा से समझ पाना ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो अगेन देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने लिखा है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, हमें याद रखना है ये डेटा। 35% वॉल्यूम V by V, ठीक है ना, 35% V by V इथाइलिन ग्लाइकोल एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, यानी पानी के अंदर हमने इथाइलिन ग्लाइकोल मिला रखा है, कितना मिला रखा है, 35 ml मिला रखा है, ठीक है ना। तो जब हम V by V यानी वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा दैट विल बी ऑफ 100 ml, ठीक है ना, वो हमेशा कैसा होगा, 100 ml होगा। तो उस 100 ml सॉल्यूशन में से 35 ml किसका प्रेजेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो 100 माइनस 35 क्या आ जाएगा, 65 ml ऑफ वाटर। तो इट मींस 35 ml ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन 65 ml ऑफ वाटर, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं it means 35 ml of ethylene glycol is present in 100 ml of solution, ठीक है ना। या तो हम 100 ml of solution के टर्म्स में बोल सकते हैं या फिर 65 ml of वाटर के टर्म्स में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस इंफॉर्मेशन से, ये जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन में, उससे ये समझ के लिख पाना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज होता है, ठीक है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, एंटी फ्रीज होता है। क्या मतलब है इसका, अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल को पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो जो पानी का प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे ले आता है, मतलब अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, अब वो -15 -16 -17 इधर जाके कहीं पे फ्रीज होगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको इथाइलिन ग्लाइकोल को हम क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीज बोलते हैं, ठीक है ना, जो फ्रीज होने से बचाता है पानी को, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, वैसे इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है CH2 और दोनों ही कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH, ठीक है ना। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का रियल लाइफ में यूज होता है बिकॉज जो गाड़ियां होती है ना, जो हमारी कार्स होती हैं तो और जो बाइक्स होती हैं उनके अंदर क्या डाला जाता है, कूलेंट डाला जाता है, ठीक है, इंजन कूलेंट डाला जाता है बिकॉज जो हाई परफॉर्मेंस बाइक्स और कार्स होती हैं, ठीक है ना, नॉर्मल कार्स भी और जो थोड़ी परफॉर्मेंस बाइक्स होती हैं, ठीक है ना, हायर डिस्प्लेसमेंट की बाइक्स बोले तो 200 सीसी से अबव, ठीक है ना, तो उनमें लिक्विड कूल्ड इंजन होता है। लिक्विड कूल्ड इंजन का मतलब क्या है, उसमें लिक्विड होता है जो इंजन को कूल करता है, ठीक है ना। अब वो जो लिक्विड होता है, अगर मान लो बाइक जैसे किसी हिली एरिया में जाती है जहां पे बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बिलो रहता है, तो वो जो लिक्विड है अगर वो फ्रीज हो जाएगा तो इंजन को कूल नहीं कर पाएगा और बाइक फिर सही से चलेगी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो कार्स होती हैं, बाइक्स होती है, उनके अंदर हम एक एंटी फ्रीज कूलेंट डालते हैं और एंटी फ्रीज कूलेंट बनाने के लिए हम इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करते हैं। तो 35%, ठीक है ना, दिस कंसंट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, 35% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल is used as an antifreeze in cars and this helps to decrease the freezing point of water by -17.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो आपको ये डेटा भी याद रखना है कि जो 35% V by V सॉल्यूशन है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल का पानी में, ये एज एन एंटीफ्रीज यूज होता है और ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना नीचे ले आता है, -17.6
डिग्री सेल्सियस बिलो ले आता है उसके नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम, ठीक है ना, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज से मिलजुल के बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है हमारा उसके मास की बात कर रहे हैं और ये जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में जो मास होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट के मास को, और वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को, ठीक है ना। ये जो वॉल्यूम है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये मास है, मास हमारा सॉल्यूट जो भी होगा, अगर ए सॉल्यूट है तो ए का मास होगा यहाँ पे और बी सॉल्यूट है तो बी का मास होगा, ठीक है ना। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो फिक्स्ड है, दैट इज 100 ml, क्लियर। और जो यहाँ पे मास है वो मास किसका लिया जा रहा है, सॉल्यूट का मास लिया जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम बोलते हैं W/V। तो अगेन अगर मान लो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है कुछ इस तरह से, जैसे कि 3.5% W/V KCl सॉल्यूशन, ठीक है ना, 3.5% W/KCl सॉल्यूशन। अच्छा देखो यहाँ पे हमें सॉल्यूट तो बताया गया है, सॉल्यूट क्या है हमारा KCl, बट हमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। तो जब भी अगर क्वेश्चन में हमें सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम खुद मान लेते हैं कि वहां पे वाटर है, ठीक है ना। तो इन केस अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम वहां पे सॉल्वेंट किसको मानते हैं, वाटर को मानते हैं, क्लियर। तो देखो यहाँ पे 3.5% W/V KCl सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, सबसे पहले ये याद करो, W किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट के मास को, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है KCl, और वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि क्या होगा, फिक्स है 100 ml होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट मींस 3.5 ग्राम ऑफ KCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो कि मास परसेंटेज पे बेस्ड है और ये एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला आप सबको याद होगा C6H6 होता है, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो हमें मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना है। अगर 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4 में मिलाया गया है, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसको एक साइड पे लिख लेंगे। तो मास ऑफ बेंजीन कितना गिवन है, मास ऑफ बेंजीन इज गिवन 22 ग्राम, मास ऑफ CCl4 कितना गिवन है 122 ग्राम, ठीक है। अब हमें मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ C6H6, ठीक है। तो जिसका भी मास परसेंटेज हम निकालते हैं उसका मास न्यूमरेटर बनता है। तो बेंजीन का गिवन मास कितना है 22, तो ऊपर आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट है यहाँ पे, एक C6H6 है और दूसरा CCl4 है, तो इन दोनों के मास को हम ऐड अप कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 122, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी 22 अपॉन में 144 और आप इसको डिवाइड करके यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो लिख लेंगे, क्लियर। चलो इसी तरीके से जल्दी से आप खुद कर लो, मास परसेंटेज ऑफ CCl4, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 कैसे निकालेंगे, किसका मास परसेंटेज निकालना है हमें, CCl4 का। तो CCl का मास न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। तो CCl का मास कितना गिवन है हमें 122, तो 122 डिवाइडेड बाय 22 प्लस 122, दिस विल कम आउट टू बी 122 डिवाइडेड बाय 144 और आप इसको डिवाइड करके लिख लें, ठीक है। तो इस तरह से हमें सिंपल सा क्वेश्चन, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ठीक है, मास परसेंटेज पे बेस्ड। ऐसे ही वॉल्यूम परसेंटेज का हो सकता था ये, है ना। यहाँ पे क्या हो सकता था, बेंजीन और CCl4 का वॉल्यूम गिवन होता, जैसे कि ये 22 ml होता और ये कितना होता 122 ml होता, क्लियर। तो उस केस में हमारा क्या हो जाता, ये वॉल्यूम हो जाता, हम निकालते वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा एक चीज यहाँ पे मिस हो गई, दैट इज 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने यहाँ पे,
ठीक है ना, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना तो कंपलसरी है, तो यहाँ पे भी 100% होगा। ठीक है, तो ये मेरे से छूट गया था। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालें या मास परसेंटेज निकालें या फिर W बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालें, जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। चलो, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो हमारे पास आता है दैट इज पीपीएम। ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो पार्ट्स पर मिलियन जो है ये, इस एक्सप्रेशन को हम कब यूज करते हैं, ठीक है ना, हमेशा हम इस पार्ट्स पर मिलियन जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसको हम हमेशा यूज नहीं करते, कुछ फिक्स्ड केसेस में ही यूज करते हैं। और वो केसेस क्या है, जब पीपीएम हमारा तभी यूज होगा जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है, जो सॉल्यूट होते हैं हमारे, वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत 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 कम हो। ठीक है ना, बहुत बहुत कम को हम ट्रेस अमाउंट भी बोल देते हैं। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत छोटा अमाउंट, ठीक है ना, जिसको ट्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो रियल लाइफ में अगर हम देखें कि पार्ट्स पर मिलियन को हम कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन जब हमें बताना होता है तो एयर पॉल्यूशन को भी हम पीपीएम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, कि इतने पॉल्यूटेंट्स हैं 1 मिलियन पार्टिकल्स में। ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन यानी पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकल इतने प्रेजेंट है 1 मिलियन एयर के पार्टिकल्स में। ठीक है ना, तो इस तरह से हम एयर पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पीपीएम यूज करते हैं। और पानी के अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, जैसे फ्रेश वाटर हो गया, मरीन वाटर हो गया, इसमें सॉल्ट डिसॉल्व होता है ना, फ्रेश वाटर में कम डिसॉल्व होता है, मरीन वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो उनकी कंसंट्रेशन को, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को भी हम वहां पे पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? देन उसके बाद और कहाँ यूज करते हैं, जैसे पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है बहुत बहुत लो अमाउंट में होता है, और उतना ही अमाउंट सफिशिएंट होता है जितनी भी एक्वाटिक लाइफ है उनको सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, बट फिर भी अगर हम अपने हिसाब से कंपेयर करें, अपने हिसाब से देखें, तो जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व होती है वो काफी कम होती है, इतनी कम होती है कि हमें उसको भी इसमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, पीपीएम में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसकी स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है, दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड ओनली व्हेन concentration of solute is very very low or present in trace amount in comparison to solvent। ठीक है ना, तो सॉल्वेंट की कंपैरिजन में जब हमारी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत बहुत लो होती है, तब उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड एक्सप्रेशन यूज करते हैं दैट इज पीपीएम। ठीक है, पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, पीपीएम इज इक्वल्स टू पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट। क्या मतलब है इसका, जिस भी कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं उसके पार्ट्स आएंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, वो नंबर हो सकता है, वो मास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर वो मास है तो मास ऑफ दैट कंपोनेंट हो जाएगा, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट हो जाएगा, नंबर है तो नंबर ऑफ दैट कंपोनेंट हो जाएगा। क्लियर? डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, जिसमें ये कंपोनेंट प्रेजेंट है न्यूमरेटर वाला। ठीक है, इनटू 1 मिलियन, इसी को हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम इज इक्वल्स टू जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं उसके पार्ट्स न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इनटू 10 टू द पावर 6। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पीपीएम का, और इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर इन पीपीएम। ठीक है, तो हमारे समुद्री पानी में यानी ओशियन वाटर में, मरीन वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको पीपीएम में रिप्रेजेंट करो, और कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये 1 लीटर ऑफ सी वाटर कंटेन्स 6 into 10 to the power -3 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इट एंड वेज अबाउट 1030 ग्राम, 1030 ग्राम। तो क्या इंफॉर्मेशन है ये कह रहे हैं कि 1 लीटर पानी, ठीक है, 1 लीटर सी वाटर के अंदर 6 into 10 to the power -3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है। ठीक है, अभी 6 into 10 to the power -3 ग्राम बहुत छोटा है, अगर आप 10 to the power -3 को इसके साथ लिख दो यानी क्या हो जाएगा 0.006 ग्राम। तो देख रहे हो 0.006 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है 1 लीटर ऑफ वाटर पे। क्लियर? तो ऑक्सीजन की जिसकी बात कर रहे हैं हम, और जो हमारा टोटल अमाउंट है वो कितना है 1 लीटर, और 1 लीटर का जो मास हमें यहाँ पे गिवन है 1 लीटर सी वाटर किसके बराबर होता है 1030 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है ना,
एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 kg, बट जो हमारा ओशियन वाटर होता है उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व होता है, इस वजह से उसका 1 लीटर 1 kg के बराबर ना होकर या फिर 1000 ग्राम के बराबर ना होकर के 1030 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। तो अब 1030 ग्राम ऑफ पानी में, सी वाटर में सिर्फ कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 0.006 ग्राम, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो पानी की कंसंट्रेशन से बहुत बहुत लो है, इस वजह से हम इसको किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीपीएम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पीपीएम का। पीपीएम का क्या फॉर्मूला है, किसका पीपीएम निकाल रहे हैं, पीपीएम ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जिसका भी हम पीपीएम निकाल रहे हैं उसका मास गिवन है, हमें क्या गिवन है, 6 × 10⁻³ और टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स, मतलब ये जो हमारा पार्ट है वो किसमें प्रेजेंट है, पूरे सी वाटर में प्रेजेंट है, और सी वाटर का मास हमें कितना गिवन है, वो गिवन है 1030 ग्राम इनटू 1 मिलियन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखो 1 0 यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 10⁵ हो जाएगा। अब तो 10⁵ हो जाएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 103। अब 6 को क्या करते हैं, 2 0 यहां से दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 600, दिस विल बिकम 600, और देन ये जो होगा वो 10⁻³ रिमेन होगा, 10⁻³ और -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा 600/103 आ जाएगा, और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, दिस विल कम आउट टू बी 5.8 ppm, ठीक है, 5.8 ppm। 5.8 ppm को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 5.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन या फिर डिसॉल्व्ड इन कितना, 10⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर, ठीक है। तो इस 5.8 ppm को ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन या फिर डिसॉल्व्ड इन 10⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर, ठीक है। तो अब हमने जो हमारे एक्सप्रेशंस थे उसमें से हमने 4 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस देख लिए, जिसमें से फर्स्ट 3 एक्सप्रेशंस तो ऑलमोस्ट सिमिलर थे, क्या क्या था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये जो हमारा पार्ट्स पर मिलियन ये थोड़ा सा डिफरेंट था और इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगेन पीपीएम हम कब यूज करते हैं, जब हमारी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत 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 लो होती है, तो उसी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, दैट इज पीपीएम, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल जरूर ध्यान देना, ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है पीपीएम पे, फ्यूचर में मैं और भी न्यूमेरिकल करा दूंगा पीपीएम पे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन और ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरे चैप्टर में मोल फ्रैक्शन आता ही रहेगा, बार बार आता रहेगा, तो अच्छे से मोल फ्रैक्शन को निकालना सीख ले। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर मोल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा दैट इज मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है वो थोड़ा फैंसी एक्स होता है, ठीक है ना, एक्स बनाना है, आप कैसे बनाना है एक्स, ऐसे, ठीक है, ये सिंबल होता है, ठीक, इसको बोलते हैं काय, ठीक है, CHI स्पेलिंग है इसकी CHI, और आप चाहो तो जो मर्जी वो बोल लो, ची बोल लो या काय बोल लो, एज यू विश, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है काय, ठीक। अब देखो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, इस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, हमने मान लिया है ऐसे ही, ठीक है ना। वैसे तो हम इस चैप्टर में कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है, बट फिर भी मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन ले लिया है जिसमें कितने कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी निकालना है, बी भी निकालना है एंड सी भी निकालना है, क्लियर। अब देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। जैसे अगर मुझसे सिर्फ फ्रैक्शन पूछा जाता तो मैं बताता कि सॉल्यूशन में फ्रैक्शन ए का कितना फ्रैक्शन है, बी का फ्रैक्शन कितना है और सी का फ्रैक्शन कितना है, ठीक है ना। तो हिस्सा बताना होता है,
जैसे मान लो 100 ग्राम का अगर ये सॉल्यूशन होता तो ए मान लो इसमें 20 ग्राम था, सी हमारा 30 ग्राम था, और सॉरी ए हमारा 20 ग्राम था, बी हमारा 30 ग्राम था और सी हमारा कितना था 50 ग्राम था। तो इसमें से ए का हिस्सा कितना है तो मास परसेंटेज से बता देंगे, बी का हिस्सा कितना है तो भी उसकी मास परसेंटेज से बता देंगे, और सी का हिस्सा कितना है उसके मास परसेंटेज से बता दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मुझे सिर्फ फ्रैक्शन पूछा होता तब मैं उसको मास के टर्म्स में बता देता, बट हमसे पूछा जा रहा है क्या मोल फ्रैक्शन, यानी आप उसके ना ए का हिस्सा बताओ इस सॉल्यूशन में, बी का फ्रैक्शन बताओ, सी का फ्रैक्शन बताओ। ठीक है, किसके टर्म्स में, मोल के टर्म्स में। क्लियर। तो सबसे पहले हमें ए बी सी जितने भी कंपोनेंट है इनका मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, जो भी मास हमें सॉल्यूशन में गिवन है उस कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय उस कंपोनेंट का मोलर मास। ठीक है, तो देखो ए कंपोनेंट का मोलर मास कैसे निकालेंगे, Na is equals to given mass of A divided by molar mass of A। मोल्स ऑफ B कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B। ठीक है, गिवन मास ऑफ B मतलब यहाँ पे जितना भी मास हमें B का गिवन होगा, जैसे 30 है तो 30 आ जाएगा यहाँ पे, और B एक कंपाउंड होगा उस कंपाउंड का मोलर मास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे C का मोलर मास निकाल, C का हम मोल्स निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ C डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ C। तो जितने भी कंपोनेंट थे हमारे यहाँ पे उसके पहले हमने क्या निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए। अब हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन निकालने का, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है वो, जिसके भी हमें मोल्स निकालने हैं, ठीक है ना, जिस भी कंपोनेंट के हमें मोल्स निकालने हैं उसके मोल्स न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है उन सभी के मोल्स को नीचे ऐड कर देंगे। ठीक है ना, दोबारा से जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल्स न्यूमरेटर में आएंगे एंड बाकी सारे कंपोनेंट्स के मोल्स क्या करेंगे हम नीचे ऐड कर देंगे, जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन में उनके टोटल मोल्स नीचे लिख देंगे। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल्स ऊपर आ जाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सी के मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें तो सी के मोल्स ऊपर आ जाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा मोल फ्रैक्शन का, बट मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मोल्स निकालने पड़ते हैं ईच कंपोनेंट के। डन। चलो अब एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मोल फ्रैक्शन की, जो पूरे चैप्टर में यूज होती रहती है, रॉल्स लॉ में भी यूज होती है। ठीक है ना, कहीं भी यूज हो जाएगी जहां पे भी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, क्या मतलब है यहाँ पे देखो, इस कंपोनेंट में कितने मोल, कितने कंपोनेंट, सॉरी इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स थे, 3 कंपोनेंट ए बी एंड सी, और तीनों का मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि किसी भी सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का जब हम सम निकालते हैं तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम। ठीक है, दोबारा से सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं अगर उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का हम सम निकालते हैं तो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है कैलकुलेशन में। क्लियर। ओके, फिर तो यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन should be equal to 1, उसे 1 के बराबर होना ही चाहिए। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को ना बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। ठीक है, तो उस बेस पे हम दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन खुद ही निकाल लेते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बिकॉज़ हमारे चैप्टर में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं। ऑल्दो मैंने यहाँ पे 3 कंपोनेंट ले लिए, बट हमेशा हमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट का सॉल्यूशन मिलेगा, ए और बी का। ठीक है, अब देखो इसी बेस से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जो चैप्टर है दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन, तो मैंने यहाँ पे अगेन आपको सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स दिए हैं, दैट इज एक सॉल्यूट है, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। ठीक, अब इस सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है ना, कितना है मोल फ्रैक्शन उसका, 0.4। अब मैंने आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ क्या होगा, तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 1। तो अब यहाँ हमें काय बी के मोल्स निकालने हैं और ए का हमें पता है, तो काय बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस काय ए, और 1 माइनस काय ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है दैट इज 0.4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल कम आउट टू बी 0.6। क्लियर।
और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज न्यूमरेटर में भी मोल्स है, डिनोमिनेटर में भी मोल्स है, मोल्स मोल्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन याद रखनी है क्योंकि पूरे चैप्टर में आगे चल के ये यूज होती है। ठीक, चले अब देखो मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड इंडेक्स में एक क्वेश्चन गिवन है, मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन ये इंडेक्स का, एंड क्या कहता है ये, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, मोल फ्रैक्शन के मोल्स निकालना आना चाहिए आपको, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोलर मास आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलो तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। ठीक है, तो दो कंपोनेंट जिसका भी ये सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, वो दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो बेंजीन है और एक CCl4 है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इन दोनों कंपोनेंट को हम मिक्स कर रहे हैं। अब मैंने आपको जब फर्स्ट एक्सप्रेशन पढ़ाया था तो मैंने आपसे बताया था कि जो हमें इंफॉर्मेशन होती है मास की, ठीक है ना, कंपोनेंट्स के मास की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं गिवन होती है। ठीक है, तो वहां पे जैसे यहाँ देखो क्या गिवन है कि जो बेंजीन है वो कितना प्रेजेंट है, 30% प्रेजेंट है बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। 30% W बाय W भी यहाँ लिखा हो सकता था और बाय मास भी, दोनों बातें सेम है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, गिवन क्या है हमें 30% बाय मास को क्या लिखते हैं W बाय W, बेंजीन इन CCl4। तो इसका क्या मतलब है, इट मींस 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज प्रेजेंट इन 70 ग्राम ऑफ CCl4। ठीक है, तो यही मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कि अगर हमें ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन को इस तरह से समझना हमें आना चाहिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को, जैसे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम इसी वजह से आती है क्योंकि वो इस इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाते। क्लियर? तो आपको इस इंफॉर्मेशन को पहले समझना है, बाकी सारा क्वेश्चन अब बहुत इजी हो गया। ठीक, तो देखो जैसे हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है बेंजीन का मास कितना है 30 ग्राम एंड CCl4 का मास कितना है 70 ग्राम। क्लियर? तो गिवन मास, देयरफॉर गिवन मास ऑफ बेंजीन इज 30 ग्राम एंड CCl4 इज 70 ग्राम। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें इनके क्या निकालने पड़ते हैं, मोल्स। मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोलर मास। ठीक है ना, तो मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 6, एक कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, प्लस कितने हाइड्रोजन है 6, एक का कितना मास होता है 1, तो ऐड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, दिस इज द मोलर मास ऑफ बेंजीन। आप याद भी कर सकते हैं इसको। अगेन मोलर मास ऑफ CCl4 निकालना है क्योंकि इसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हैं हमें। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ CCl4 इज इक्वल्स टू, कितने कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन है, तो कार्बन का मास हो गया 12, और कितने क्लोरीन है यहाँ पे 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो 4 into 35.5 becomes 142 and plus 12 it comes out to be 154 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास हमने निकाल लिया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन या फिर CCl4 निकालने से पहले हमें इनके मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो चलो हम मोल्स निकाल लेते हैं इसके। तो सबसे पहले हम मोल्स निकालते हैं किसके, बेंजीन के, C6H6। तो जिसके मोल्स निकाल रहे हैं उसका गिवन मास, तो बेंजीन का गिवन मास कितना है 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन जो कि कितना है 78। तो देख लेते हैं कितना आएगा, अभी सॉल्व करके देख लेते हैं अभी। देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा मोल्स ऑफ CCl4। तो मोल्स ऑफ CCl4 निकालने के लिए अगेन उसका गिवन मास, तो गिवन मास कितना है इसका 70 is the given mass of CCl4 and its molar mass is 154। इसका मोलर मास कितना है 154 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो मैं टाइम नहीं लगाना चाहता, आप चाहो तो स्टॉप करके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी आप कर सकते हो, मैं अभी के लिए यूज कर ले रहा हूँ अपना कैलकुलेटर। दिस इज 30 डिवाइडेड बाय where is 30 divided by 78, it is 0.384। ठीक है, कितना आ रहा है ये 0.384, it comes out to be 0.384। ठीक है, मोल। ठीक है, इतना मोल आता है हमारा ये। और 70 डिवाइडेड बाय
70 divided by 154, it comes out to be 0.454 मोल। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों के मोल्स निकाल लिए, इन दोनों ही कंपोनेंट्स के हमने मोल्स निकाल लिए। अब हमारा क्वेश्चन मतलब हमारा जो सारा काम है वो बेसिकली हो चुका है। अब हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम? बेंजीन का। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स न्यूमरेटर में आएंगे, तो बेंजीन के मोल्स आएंगे न्यूमरेटर में। क्या हो जाएगा ये? मोल्स ऑफ C6H6, मोल्स ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6 प्लस मोल्स ऑफ CCl4। ठीक है, तो मोल्स ऑफ बेंजीन कितने आए हैं? 0.384 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4, तो 0.384 प्लस 0.454। ठीक है, 0.454। अब इसको सॉल्व करके आगे लिखते हैं, तो कितना आता है हमारा ये? इसको ऐड कर लेते हैं। न्यूमरेटर में तो हमारे पास क्या है? 0.384 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड कर लेते हैं, 448 हो जाएगा एंड दिस विल 5 13 का 3 एंड 1 कैरी 4378, ये हो जाएगा 0.838। अगेन डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 0.0384 and divided by 0.838 and it comes out to be 0.458। ठीक है, कितना आ रहा है ये? 0.458। इट इज यहां लिख लेते हैं 0.458। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी मोल फ्रैक्शन की आती है कौन से कंपोनेंट की? बेंजीन की। ठीक है, इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर लें, थोड़ी बड़ी वैल्यू मतलब ज्यादा पॉइंट के बाद वैल्यूज हैं डेसिमल के बाद, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 6 हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा 0.46। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? C6H6, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। ठीक है, मतलब जगह है नीचे लिखने के लिए? हाँ, थोड़ी सी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आ गया हमारा? मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इज इक्वल्स टू 0.46। ठीक है, तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं। अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 निकालने के लिए मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करूं? ठीक है, आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। उस केस में क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 equals to moles of CCl4 divided by moles of CCl4 plus moles of benzene, और फिर आप सॉल्व करके ऐसे ही आंसर लिख सकते हो, या फिर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे भी जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें कितने कंपोनेंट्स है? 2 कंपोनेंट है, एक बेंजीन है, दूसरा CCl4 है। तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें ऑलरेडी पता है, तो दूसरे कंपोनेंट का 1 में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से बोला था याद करने के लिए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। हमें किसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं? हमें निकालने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, तो 1 में से हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को माइनस कर देंगे। ठीक है, स्पेस का मैं तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की वैल्यू क्या आई थी? 0.46। इट केम आउट टू बी 0.46 एंड 1 में से जब हम 0.46 को माइनस करेंगे तो 0.54 आ जाएगा आंसर विल बी 0.54। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज 0.54। ठीक है, अगर आप ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी 0.54 राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन। अगेन मैं बोल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्सप्रेशन, और ये चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और इसकी ये वाली प्रॉपर्टी हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं।
और करनी ही पड़ती है हमें, ठीक है ना, अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक। अदरवाइज आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा और देन उसके बाद आंसर हमारा सेम ही आने वाला है, क्लियर। बट फिर भी आप क्रॉस चेक करने के लिए आप एक बार अपने आप कर सकते हो, आंसर विल बी 0.54, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतने ही एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या बचे हैं हमारे पास, हमारा बचा है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, ठीक है ना। 4 एक्सप्रेशंस और बचे हुए हैं, वो भी चारों, उन चारों में से जो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिकॉज वो एनसीईआरटी के सिलेबस में है और नॉर्मैलिटी और फॉर्मैलिटी हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट तो है वो भी, ठीक है ना, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, बट उसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको चीजें समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बहुत अच्छे से स्टडी करें, बहुत ध्यान लगा के स्टडी करें, ठीक है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।